बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं डिस्कवर ओरिजिनल और मैं हूं असद। अब किस्त 141 मुलाहिजा फरमाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। खासियात समझकर तवज्जो दे रहे थे। आखिर में मैंने कैनवस के बने जूते खरीद लिए और अपने बोसीदा हो जाने वाले जूतों से भी छुटकारा हासिल कर लिया। इंडोनेशियन रुपए खत्म होने से कोई मसला नहीं हुआ। मकामी लोग डॉलर्स ज्यादा खुशी से कबूल कर रहे थे। अब मैं मुकम्मल तौर पर एक बेफिक्रा मगरबी स्याह लग रहा था। सर, क्या आपको गाइड चाहिए? अचानक एक लड़का मेरे साथ चलते हुए बोला। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि कोई तो जुबान जानने वाला निकला। जरूर दोस्त, अगर तुम जकार्ता तक मेरी रहनुमाई कर सको। जकार्ता? उसका मुंह लटक गया था। लेकिन मैं तो उस जजीरे की बात कर रहा हूं सर। ओके, मेरी रहनुमाई करो कि मैं यहां से जकार्ता कैसे जा सकता हूं। जनाब, जकार्ता जाने वाली फेरी हफ्ते में 2 बार चलती है। अब कल सुबह जाएगी, तब तक आपको इंतजार करना होगा। मैंने सुना है कि यहां से हवाई जहाज भी जाते हैं। उसने नफी में सर हिलाया। जकार्ता तक कोई नहीं जाता, सब आसपास के जजीरों तक जाते हैं। अगर मैं जकार्ता के लिए हायर करना चाहूं तब शायद कोई मान जाए, मगर मुआवजा ज्यादा लेगा। जकार्ता यहां से 22 मील के फासले पर है। मैं मुंह मांगी रकम दूंगा। मैंने कहा, मेरा एक वाकिफकार है, उसके पास त्यारा है, वो 1 बार जकार्ता जा चुका है। मुमकिन है मान जाए, पर न कल आपको फेरी मिल जाएगी जो तकरीबन 36 घंटे में जकार्ता पहुंचाती है। तब तक मैं कहां रुक सकता हूं? यूं तो होटल भी हैं, उसने जवाब दिया, मगर इनमें आराम कम और खर्चा ज्यादा होता है। मेरा घर है, मैं भी मेहमानों की सहूलत का पूरा ख्याल रखता हूं, हर चीज मिलती है। उसे मानी के इस अंदाज में कहा, पीने वाली भी और पिलाने वाली भी। मुझे सिर्फ 1 रात के लिए सोने की जगह चाहिए। मैंने रुखाई से कहा, तुम किराया बताओ। मुझे न पीने से दिलचस्पी है और न पिलाने वाली से। लड़का बुझ गया था। तब आप किसी होटल में ठहर जाओ। मैं मुस्कुरा दिया। इतना मायूस होने की जरूरत नहीं है, मैं किराया अच्छा दूंगा और तुम्हारा मुआवजा अलग। बात यह है कि मैं मुसलसल सफर करने से थक गया हूं और जकार्ता जाने से पहले 1 रात मुकम्मल आराम करना चाहता हूं। मेरे साथ आओ। साहब, मेरा ख्याल है आपको इस वक्त भी आराम की जरूरत है। उसने मेरे थके हुए चेहरे को भांप लिया था। मुझे जागते हुए 36 घंटे होने को आए थे। फिक्र न करो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। मैंने उसका शाना थपथपाया। मुझे अचानक ही ख्याल आया था कि मैं किसी भी होटल का रुख करता तो मुझसे शनाख्ती कागजात तलब किए जा सकते थे। तुम्हारा नाम क्या है? कारसोस साहब, उसने जवाब दिया। वो एहसास था। कारसोस मुझे जजीरे के ऊपरी हिस्से में वाक़ खूबसूरत मकानात तक लाया था। इनमें से एक मकान उसका था। मुझे ऊपरी हिस्से में मुनासिब सा कमरा मिल गया और मैं फौरी तौर पर लेट कर सो गया था, क्योंकि थकन से मेरा बुरा हाल था। जब आंख खुली तो सूरज गरूब होने को था और मेरे पेट में चूहे तोड़ रहे थे। मुंह हाथ धोकर मैं बाहर निकल आया। कारसोस गायब था, अलबत्ता उसकी बूढ़ी मां, जिसकी सूरत पर नायका वाली मखसूस फटकार थी, घर में थी। मुझे देखते उसने वेरी ब्यूटीफुल कर्ल का राग अलापना शुरू कर दिया, मगर मैं सर नफी में हिलाता बाहर आ गया। पूरे जजीरे पर कहीं पुख्ता रास्ता नहीं था। कच्ची पक्की पगडंडियों से गुजरता मैं नीचे बाजार तक आया। एक जगह तेज म्यूजिक की आवाज आ रही थी और उसके आसपास के होटलों से इश्तिहा अंगेज खानों की खुशबुएं बिखर रही थी। एक जगह कोयलों पर कबाब और तिक्के भुने जा रहे थे। मैंने कबाबिये से कहा, आई एम मुस्लिम। ओह मुस्लिम, वी टू, उसने गर्मजोशी से कहा। कैन आई ईट दिस? मैंने तिक्कों की तरफ इशारा किया। यस, इट इज हलाल, हलाल मुस्लिम। उसने जोरों शोर से सर हिलाया। इसलिए में एक दाढ़ी वाला बूढ़ा मेरे नजदीक आया। यह बकवास करता है जनाब, उसने रवां अंग्रेजी में कहा। ना तो ये मुसलमान है और ना ही इसका गोश्त हलाल है। अगर आप मुस्लिम हैं तो वो सामने होटल है, वहां चले जाएं। मैं इस बदमाश कबाबियों को घूरता हुआ दूसरे होटल की तरफ चला गया। वहां मुझे माकूल किस्म का खाना मिल गया था। खाने के बाद मैं जजीरे की सैर करने लगा। रात होती जगह जगह तफरीहात का आगाज हो गया था। रक्सो मौसीकी और खाने पीने के दौर चल रहे थे। शराब के जाम लुढ़ाए जा रहे थे और अब इन तफरीकाहों में स्याहों की बहुतात नजर आ रही थी। इनमें ज्यादातर सफेद फार्म थे जो सियाहत से ज्यादा अय्याशी की गर्ज से इन जजायर की तरफ आते हैं। अचानक मुझे कारसोस नजर आया। वो एक मकामी लड़की के साथ रक्स कर रहा था। मैंने उसे इशारा किया तो लड़की को छोड़कर तीर की तरह मेरे पास आया था। सर, क्या ड्रिंक पेश करूं? नहीं, मैं शराब नहीं पीता, मैंने सख्त लहजे में कहा। यह बताओ तुम्हारा त्यारे वाला दोस्त कहाँ है? उसने सर खुजाया। शायद वो आ गया हो, लेकिन उसे जाकर देखना पड़ेगा। तो चलो। मैं उसका बाजू पकड़कर उसे बाहर ले आया। वो बादल नख्वास्ता मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गया था। एयरफील्ड जजीरे की दूसरी तरफ था। यहाँ जाने के लिए हमने जीप हायर की। जजीरे के कच्चे और ऊंचे नीचे रास्तों पर सिर्फ जीप चल सकती थी। दरमियान में पहाड़ी होने की वजह से जीप को इसके गिर्द घूम कर जाना पड़ा था।
रात की तारीकी में वहां एक छोटे से रन वे स्टेप के साथ कई त्यारे खड़े थे। कारसूस ने मायूसी से कहा, इसमें मेरे दोस्त का त्यारा नहीं है, इसका मतलब है कि वो नहीं आया। उसे छोड़ो, किसी दूसरे त्यारे वाले से बात करो। कारसूस मुझे एयर स्ट्रिप के साथ एक बार तक ले गया। इसे अंदर जाकर चारों तरफ देखा और एक पस्ता कद शख्स की तरफ बढ़ा। उसने नीली फूलदार कमीज और बर्बी की पतलून पहन रखी थी। माइकल हरामजादे, तुम कब आए? कारसूस ने उससे बेतकल्लुफी से कहा, तुम्हारे लिए ग्राहक लाया हूं। तुमने त्यारों की दलाली कब से शुरू कर दी? उसने जवाबी बेतकल्लुफी दिखाई और मेरी तरफ देखा। मुझे जकार्ता जाना है, जल्द अज जल्द, मैंने कहा। माइकल ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, मैं जाऊंगा लेकिन बराह रास्त नहीं ले जा सकता। मेरा त्यारा छोटा है, ईंधन लेने के लिए रास्ते में उतरना पड़ेगा। कोई मसला नहीं, हम कब रवाना हो सकते? सुबह सूरज निकलते ही, उसने जवाब दिया और चाम उठा लिया। अगर तुम $500 देने के लिए तैयार हो तो मैं सुबह 7 बजे रनवे पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। लगता है मैंने इस शरीफ आदमी को तुम्हारे पास लाकर गलती की। कारसूस खड़ा हो गया। क्या इसने मुल्क से बाहर जाना है? मर्जी तुम्हारी, माइकल बेपरवाही से बोला। अगर कोई और इतने में ले जा रहा है तो शौक से जाओ। आए जनाब, यहां और पायलट भी हैं, कारसूस बोला। अभी हम दरवाजे तक पहुंचे थे कि घबराए हुए माइकल ने कहा था, अच्छा चलो $400 दे देना, $300 से एक पैसा ज्यादा नहीं होगा। कारसूस ने उसे चैलेंज दिया। इस पर दोनों में कुछ घटिया बातों का तबादला हुआ और बिल आखिर $350 में तय पा गया कि मैं सब समझ रहा था कि दोनों ड्रामे बाजी कर रहे हैं। कारसूस उससे भी कमीशन वसूल करता और सौदा तय कराने का इनाम अलग था, मगर मैं अहमक बना रहा क्योंकि मेरा मकसद पूरा हो रहा था। वो मुझसे दुगने दाम भी मांगता तो मैं देता। मैंने पेशगी का नहीं पूछा। माइकल ने कहा, मुझे $100 पेशगी चाहिए। मैंने कारसूस की तरफ देखा। जनाब दे दीजिए। माइकल धोखा करने वाला आदमी नहीं है। मैंने इसे $100 दे दिए। मैं भी धोखा खाने वाला आदमी नहीं। कारसूस के साथ वापस बंदरगाह आया और थकन का बहाना करके राहशगाह की तरफ आ गया। मुझे खदशा था कि अब तक जान गए और दूसरे लोगों की गुमशुदगी महसूस न कर ली गई हो और मैं किसी ऐसे आदमी की नजर में ना आ जाऊं जो मुझे जान गए और उसके मुलाजमों के साथ देख चुका हो। मेरे लिए बेहतर यह था कि घर जाकर अपने कमरे में आराम करूं। मैंने कारसूस के मां से कह दिया था कि मुझे सुबह 6 बजे बेतार कर दें। मुझे इत्मीनान था कि माइकल मेरे बगैर नहीं जाएगा, वरना उसे बाकी मुआवजा कौन देता। कारसूस की मां ने मुझे सुबह 6 बजे उठाकर इतला दी कि नाश्ता तैयार है और मुझे ले जाने वाली जीप भी तैयार है। ज़ुरियात और नाश्ते से फारिग होकर मैंने कारसूस के बारे में पूछा तो उसकी मां ने बताया वो माइकल के साथ है। जो मुआवजा है तुम मुझे दे दो। मुआवजा मैं कारसूस ही को दूंगा, मैंने कहा। जीप का ड्राइवर मुझे एयर स्ट्रिप तक लाया था। यहाँ माइकल और कारसूस मेरा इंतजार कर रहे थे। कारसूस को उसका मुआवजा अदा करके मैं माइकल की तरफ आया। तैयार हो? जी सर, उसने इस बार मोदबाना अंदाज में कहा। क्या चलें? माइकल के पास पुराना 4 सीटर त्यारा था। मैंने अपना बैग अंदर रखा। माइकल ने अपने आलात की चेकिंग की और पायलट सीट पर जा बैठा। जनाब अपनी बेल्ट बांध लें। मैंने बेल्ट बांधी ही थी कि एक लड़की दरवाजा खोलकर अंदर आई। मैं चौंका था। कौन हो तुम? अंदर क्यों आई हो? साहब ये भी हमारे साथ जाएगी। जब तुमने मुझसे सारा किराया ले लिया है तो तुमने दूसरे मुसाफिर को क्यों लिया? मैंने एतराज किया। सर ये भी जरूरतमंद है, माइकल मक्कारी से बोला। आप इससे बात कर लें। मुझे किसी से बात करने की क्या जरूरत है? मैंने गुस्सा जब्त करते हुए कहा। क्या तुम्हें मेरे साथ सफर करने में एतराज है? लड़की दिलकश अंदाज में मुस्कुराई थी। वो सफेद फाम थी मगर मुझे लग रहा था कि उसके जिस्म में दीगर खून की आमेजिश है। नहीं, उसने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। मैं नफी में सर हिलाया। प्लीज तुम चारे से उतर जाओ। मेरे लहजे ने लड़की को बुझा दिया था। इसने रहम तलब निगाहों से मुझे देखा मगर मैंने निगाहें फेर ली। वो एक झटके से त्यारे से उतरी और तनतनाती हुई माइकल के पास पहुंची। मेरे $100 वापस करो, अभी और इसी वक्त। ओके मैम। उसने मादल खास्ता लड़की के $100 वापस किए और वो अपना मुख्तसर सा बैग उठा कर जाने लगी। तब मैंने उसे आवाज दी, मिस। वो रुकी और फिर मेरी तरफ मुड़ी। मैंने उसकी तरफ का दरवाजा खोलते हुए कहा, तुम आ सकती हो। चंद लम्हे बाद उसे यकीन आया तो वो तोड़ती हुई आकर त्यारे में बैठ गई। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम, अब चलो। मैंने माइकल की शाने पर एक थपकी दी जो मुंह खोले बैठा था। पन्नाकर उसने त्यारे का इंजन स्टार्ट किया। त्यारे ने चंद सौ गज दौड़ने के बाद उड़ान भरी। जजीरे के ऊपर से एक चक्कर लगाते हुए त्यारे ने जनूब मगरिब का रुख किया। सूरज बुलंद हो रहा था और नीचे नीलकुश समंदर पर उसकी लहरें मचल रही थी। बुलंदी से मैंने एक आतिश फिजा को धुआं उगलते देखा। चाय वो फटने की तैयारी कर रहा था। लड़की कुछ देर चुप रही, फिर उसने अपना तारुफ कराया। मेरा नाम जोलियन मिचेल है, मैं ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ। यूसुफ, मैंने सिर्फ नाम बताया। त्यारा बुलंदी पर पहुंचकर सीधी परवाज कर रहा था। 3 घंटे बाद हमें फ्यूल लेने के लिए उतरना होगा, माइकल ने ऐलान किया। जकार्ता से पहले ऐसे 2 स्टॉप होंगे। दूसरे स्टॉप पर हम लंच भी कर लेंगे।
तब तक के लिए मैंने सोने का फैसला किया और नशिश पर नीम तराज होकर आंखें बंद कर लीं। मगर नींद की बजाय आंखों में काजल का सरापा उतर आया। मेरा दिल बेइख्तियार तेजी से धड़कने लगा। क्या काजल लंदन पहुंच चुकी होगी? इसे मैंने अपने वकील से राब्ता करने को कहा था। वो उसकी रहाइश और हिफाजत का बंदोबस्त कर देता, लेकिन वो लंदन पहुंचती तो अगर उसके भाइयों और माँ ने उसके आज़ाइम भांप लिए होते तो उसके पाकिस्तान से निकलने की राह में हर मुमकिन रोड़े अटकाते। सवाल यह था कि अगर काजल लंदन तक आ चुकी होती तो उसे लेकर मैं कहाँ का रुख करता। ये बात यकीनी थी कि चांदगरे की तंजीम जरूर मेरा पीछा करती। उन सफाक लोगों की निगाहों से बचने के लिए मुझे दुनिया के किसी दूर दराज इलाके का रुख करना था, जहां मैं और काजल अपनी बाकी मादा जिंदगी सुकून से गुजार सकते। ऐसा कोना तलाश करना मुश्किल और महंगा था। इसके लिए बेशुमार दौलत दरकार थी। दौलत मेरे पास थी, अगरचे वो हलाल नहीं थी, लेकिन जब चांद पर बनी हो तो हराम भी हलाल हो जाता है। जमशेद अली के करोड़ों डॉलर्स के कारोबार से मैं बहुत कुछ निकलवा सकता था। ए यूसुफ उठ जाओ। अचानक लड़की ने मेरा बाजू हिलाया। त्यारा लैंड करने वाला है। मैं चौंका था। त्यारा निस्बतन एक बड़े जजीरे की तरफ बढ़ रहा था। 10 मिनट बाद त्यारा एयर स्टेप के आखिर में खड़ा था। माइकल ने मुझसे मजीद $100 वसूल की और ईंधन भरवाने चला गया। यहाँ का मौसम निस्बतन गर्म था और सूरज की रोशनी में तमाज़त थी। नजदीक की इमारत से हमें कोल्ड ड्रिंक मिल गई थी। 20 मिनट बाद माइकल ने रवानगी का ऐलान किया। अगला स्टॉप 2 घंटे बाद का था। इस बार त्यारा किसी कदर मशरिक की तरफ गया था, यानी इस तरफ किसी जजीरे पर रुककर ईंधन भरना था। जुल्किन ने मुझसे बेतकल्लुफ होने की कोशिश की, लेकिन मैं ज्यादातर चुप रहा तो वो भी चुप हो गई। इसका ख्याल था कि मैंने इस पर जो मेहरबानी की इसका किसी तरह सिला लेने की कोशिश करूंगा। 2 घंटे बाद त्यारा एक वसीउ अरीज सरजमीन पर उतरा। अगर ये जजीरा था तो खासा बड़ा था। यहाँ का एयरपोर्ट भी वसीउ अरीज था। इस पर जेट त्यारों की आमदो रफ्त जारी थी। वहां से ईंधन लेने के दौरान हमने एक रेस्टोरेंट में लंच किया। मैंने सब्जी वाला बर्गर लिया था। यहाँ हमारा स्टाफ कोई पौन घंटा रहा। 2 बजे हम जकार्ता के लिए परवाज कर गए थे। माइकल ने बताया कि अब तक की सबसे तवील परवाज होगी। हम 5:30 बजे तक जकार्ता पहुंच जाएंगे, बशर्ते कि मौसम खराब न हो। अगर मौसम खराब हुआ तो? चोलियन ने पूछा। तब भी ताखीर से हम जकार्ता पहुंच ही जाएंगे। ईंधन कितनी देर की परवाज के लिए काफी है? मैंने दरियाफ्त किया। 4 घंटे की परवाज के लिए, उसने जवाब दिया। यानी अगर त्यारा किसी वजह से निस्फ घंटा देर से जकार्ता पहुंचे तो इम्कान यही है कि तुम्हें ओवर लैंड करना पड़ेगा। मुमकिन है शहर से बाहर, लेकिन जजीरे की हदूद में दाखिल हो जाएंगे। इस निस्फ घंटे के बाद अचानक त्यारे के सामने से तूफानी हवाएं चलना शुरू हो गईं, जो त्यारे को बार बार पीछे की तरफ धकेल रही थी। माइकल ने तूफान के ऊपर से गुजरने के लिए त्यारा बुलंद किया, लेकिन बुलंदी पर भी तूफान था। देखते देखते बिजलियां कड़कड़ाने लगी थीं और तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। त्यारा इन हवाओं के आगे बुरी तरह डोल रहा था और माइकल इसे काबू करने की कोशिश कर रहा था। जूलियन इस सूरत हाल से खौफजदा थी। इसने मेरा बाजू थाम लिया था। अब क्या होगा? कुछ नहीं, ये मामूली किस्म का तूफान है, मैंने उसे तसल्ली दी। माइकल कुछ देर में हमें बाहर निकाल लेगा। मगर हर गुजरते लम्हे तूफान शिद्दत इख्तियार कर रहा था और त्यारा हवाओं के सामने ऊपर नीचे हो रहा था। हवा के दबाव की वजह से त्यारे से मुख्तलिफ किस्म की आवाजें निकल रही थीं, जो जूलियन को मजीद खौफजदा कर रही थी। त्यारा टूट रहा है, तुम नीचे क्यों नहीं जाते? मुमकिन है नीचे मौसम साफ हो, मैंने माइकल को मशवरा दिया। किसी कदर तजब्जुब के बाद उसने त्यारे का रुख नीचे की तरफ कर दिया। स्याह बादलों की तहें चीरता त्यारा जमीन के नजदीक जाने लगा। बादलों में बिजलियां कड़कड़ा रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि कुदरत को भी काजल से मिलना मंजूर नहीं है। जब मैं हर रुकावट पार करके उसे मिलने के लिए आजाद था तो गैर मुतवक्का तौर पर यह तूफान आन खड़ा हुआ। त्यारा बिल्कुल तारीकी में था। चारों तरफ दबीज बादल थे। मैंने आगे झुककर बुलंदी बताने वाले आले की तरफ देखा। त्यारा 7000 फुट की बुलंदी पर आ गया था और मजीद नीचे जा रहा था। इस खित्ते में ऊंचे पहाड़ नहीं थे, समंदर था या समंदर से चंद 100 फुट ऊपर तक के जजायर थे। शायद ही कोई जगह थी जो 1000 फुट तक बुलंद हो। इसीलिए माइकल भी बेधड़क त्यारा नीचे ले जा रहा था। 6000 फुट, 5000 फुट, 4000 फुट, 3500 फुट, 3000 फुट की बुलंदी थी, मगर अभी तक बादल नहीं छटे थे और न ही जमीन नजर आई थी। इस तरह तो हम जमीन पर गिर जाएंगे, जूलियन चिल्लाई थी। तुम फिक्र ना करो, माइकल ने त्यारे के कंट्रोल से जोर आजमाई करते हुए कहा। अब बुलंदी सिर्फ 2000 फुट रह गई थी। अचानक त्यारा बादलों से निकल आया और नीचे जमीन बल्कि समंदर नजर आने लगा था। बादल सुरमई, मगर मौसम ऊपर के तूफान के मुकाबले में बेहतरी था। माइकल त्यारे को सतह समंदर से 500 फुट की बुलंदी पर ले आया। हमने सुकून का सांस लिया था। निस्फ घंटे के बाद आसमान नीला हो गया और माइकल ने त्यारा एक बार फिर बुलंद कर लिया। तकरीबन 2.5 घंटे बाद हम जकार्ता में थे। माइकल ने त्यारा एक निजी एयरफील्ड में उतारा था
और मुझसे बकिया मुआवजा लेकर सीधा नजदीकी बार का रुख किया था। जूलियन भी मेरा शुक्रिया अदा करके रुखसत हो गई थी। मैंने एयरफील्ड से बाहर आकर एक टैक्सी रोकी और ड्राइवर से बरतानवी सफारतखाने जाने को कहा। रात 8 बजे मैं बरतानवी सफारतखाने में था। इस वक्त भी वहां खासी चहल पहल थी। मेरे रंग और रूप की वजह से किसी ने मुझे रोका नहीं। मुहाफिजों ने आसानी से अंदर जाने दिया। मैंने इस्तकबालिया से कॉनर्ड के बारे में पूछा। लड़की ने बताया वो इस वक्त ट्रेनर के लिए गए हैं। इनसे मुलाकात के लिए इंतजार करना पड़ेगा सर। मैं इंतजार कर लूंगा मगर मेरा इनसे मिलना जरूरी है। कॉनर्ड 1 घंटे बाद आया। इस्तकबालिया वाली लड़की ने रोककर उसे मेरे बारे में बताया तो वो सीधा मेरे पास आया। मिस्टर यूसुफ अली, तुम्हें मुझसे क्या काम है? उसने मुझसे हाथ मिलाया। कॉनर्ड, मैं तुम्हारे कजन अलेक्टिक की तरफ से आया हूं। मुझे अपना पासपोर्ट चाहिए। ओह, वो तुम हो। उसने मुझसे जिक्र किया था। वो कल ही गया यहां से। उसने दोबारा गर्मजोशी से हाथ मिलाया और मेरे साथ वो मुझे सफारत खाने की इमारत की दूसरी मंजिल पर ले गया जहां उसका हाफिज था। उसने मुझसे खाने का पूछा। मैंने इस बात में जवाब दिया तो उसने एक सैंडविच और काफ़ी का कहा। हाँ, मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। मैं अपना पासपोर्ट खो चुका हूँ और मुझे लंदन जाना है। उसने मुझसे ज़िमनी नौइयत के सवालात किए। इसके बाद अपने लैपटॉप कंप्यूटर पर कुछ काम किया। मैंने दफ्तर वालों को दरख्वास्त भेज दी है और तुम्हारे पासपोर्ट के क्वाइफ भेज देंगे। कल तक तुम्हें तुम्हारा पासपोर्ट मिल जाएगा। शुक्रिया, लेकिन मैं कल तक कहाँ रहूँगा? किसी भी होटल में कागजात के बगैर कमरा नहीं मिलेगा। मैंने मसला बयान किया। ये कोई मसला नहीं है, अगर तुम पसंद करो तो मैं तुम्हारे लिए सफारत खाने में इंतजाम कर देता हूँ। यह और भी अच्छा होगा। एक लड़का जो इंडोनेशियन ही था ट्रे में सैंडविचेस और काफ़ी लेकर आ गया। मैंने वो खाया। इस दौरान मैं कॉर्नर अपने काम करता रहा। उसने मुझसे कोई गैर जरूरी सवाल नहीं किया था। इसका मतलब था कि इलेक्ट्रिक ने इस बारे में कोई खास हदायत की थी। काफ़ी के बाद उसने मुझे अपने साथ लिया और सफारत खाने के अहाते में बनी इमारत तक लाया। यह मेहमान खाना था। इसने मुझे एक कमरा दिया और शब बखैर कहकर चला गया। अगले रोज नाश्ते के बाद मुझे पासपोर्ट मिलने की खुशखबरी सुनाई गई थी। कॉनर के ताउन ही से मुझे ब्रिटिश एयरवेज की एक फ्लाइट में नशिस्त मिल गई। मई के महीने में लंदन सर्द था। बारिश होकर रुकी थी। मैं तैयारे से उतरा तो सर्द हवा ने लर्जा दिया था। मेरे जिस्म पर नॉर्मल कपड़े थे। मुझसे ब्रिटिश पासपोर्ट के बारे में पूछताछ की गई थी कि मैंने इसे क्यों कर खोया। ऐसा मुझे एक झूठी कहानी सुनानी पड़ी थी। मैंने बताया कि मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी है। इमिग्रेशन अफसरान मेरे बयान से मुतमईन नहीं थे। काफ़ी जिरा के बाद वार्निंग के साथ मुझे जाने की इजाज़त मिली कि अगर मेरे पासपोर्ट से मुतल्लिक कोई बाकायदा इत्तला आई तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। शायद इन्हें शुबा था कि मैंने पासपोर्ट खोया नहीं था बल्कि इसे फ़रोख्त कर दिया था। अक्सर बरतानवी बल्कि तमाम ही तरक्की याफ्ता ममालिक के सियाह जब बैरून मुल्क किल्लत ज़दगी का शिकार होते हैं तो अपना पासपोर्ट बेचकर रकम हासिल कर लेते हैं। सफारत खाने या काउंसलर से इन्हें दूसरा पासपोर्ट भी मिल जाता है। एक फ़ोन बूथ से मैंने शाहिद करीम का नंबर मिलाया था मगर वो घर पर नहीं था। शायद दफ्तर गया हुआ था। फिर मैंने अपने वकील एजाक शमून का नंबर मिलाया। वो यहूदी था लेकिन काम के मामले में मुकम्मल प्रोफेशनल था। उसने कभी मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया था। एजाक से बात हो गई। मेरी आवाज़ सुनकर उसने पुरजोश लहजे में कहा, यूसुफ कहाँ थे तुम? इतने अरसे से यहाँ तुम्हारे बारे में अजीब अजीब इतलात आ रही थी। जमशेद अली के बेटे इस दावे के साथ आए थे कि तुम इस दुनिया में नहीं रहे। बाज़-औक़ात मुझे भी यही शुबा होता है। मैंने सर्द आह भरी। लेकिन फिलहाल मैं जिंदा हूं। शमून, ये बताओ कि किसी लड़की ने मेरे हवाले से तुमसे राब्ता किया? मैंने धड़कते दिल के साथ पूछा। राब्ता तो बहुत सारे लोगों ने किया लेकिन इनमें सब ही मर्द थे। लड़की कोई नहीं थी। लड़की नहीं थी। मेरा दिल टूटने लगा। ये कैसे हो सकता है? क्या काजल?